डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन पेपर का जो हम सेक्शन सी करवाने जा रहे हैं उसके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में करवाएंगे। और वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनके आपके एग्जाम में आने की संभावना 99% है, या यूं समझ लीजिए 100% है। मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट है। आप पिछले सालों की जितने पेपर भी उठा के देखेंगे उनमें सब में ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 1 है कोटि सहसंबंध गुणांक, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आता है स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटेल लेक्चर भी हमने इसका बना रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है। डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में हर किसी के। नंबर 2 सिम्पसन 1/3 रूल का क्वेश्चन आ रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नंबर 3 गामा फलन का प्रयोग करके इसका इंटीग्रेशन करिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर ये आपने कर लिए तो इनमें से 10 मार्क्स के अगर ये हैं तो 30 मार्क्स तो सीधे सीधे इसमें ही हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन स्टूडेंट एक बात और मैं बताऊं, जो सेक्शन ए और बी हमने अपलोड कर चुके हैं, तो सेक्शन बी का एक क्वेश्चन हमने छूट गया था, हमने होमवर्क के लिए दिया था ये, लेकिन कई स्टूडेंट ने ये कर नहीं पाया, कमेंट किया सर प्लीज इसको बता दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कराने के बाद मैं ये सेक्शन सी पे जाता हूँ। तो मैथ्स गुरुजी एनोटेल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, ठीक है जी। वेरी वेरी बोल रहा हूं मैं, वेरी वेरी है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, कैसे करेंगे इसको, देखिए sin x प्लस cos x को t मान ले तो उसका डिफरेंस ऊपर नहीं मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी नहीं चलेगा भैया। sin x प्लस cos x का कॉन्जुगेट sin x माइनस cos x होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर, इससे भी नहीं होगा। आओ ओके, ठीक है। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखिए स्टूडेंट मैंने डिटेल लेक्चर बहुत अच्छे से बना रखे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी 7-8 लेक्चर है, क्रम से देखिएगा, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के भी 7-8 लेक्चर है, क्रम से देखिएगा। क्रम से बना रखे, प्रॉपर तरीके से बना रखे हैं, और आप एक एक लेक्चर क्रम से देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। नहीं तो स्टूडेंट इतने गजब के लेक्चर जो हमने बनाए ना, कई लोग उसकी बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। हम आपके लिए निःशुल्क ये फैसिलिटी उपलब्ध करवा रहे हैं, और यूट्यूब पे डाल के घर बैठे आपको, तो उसका आप वैल्यू समझिए। फ्री, अगर आप उसको फ्री के रूप में लेंगे तो आप उसका वैल्यू नहीं समझेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो चलो जो भी है। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने प्रॉपर्टीज बताई थी स्टूडेंट, डिटेल लेक्चर में देख लीजिएगा। वो प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन 0 से a fx dx इज इक्वल टू, लिख सकते थे इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। 0 से a, जब लिमिट यहां 0 होता है, यहां कुछ नंबर होता है, और fx dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a, x की जगह पे a माइनस x, अपर लिमिट माइनस x, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स, a माइनस एक्स, b है तो b माइनस एक्स, c होता है यहाँ पे तो c माइनस एक्स, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए कैसे होगा ये सॉल्यूशन, देखिए इसका हम लेट i इज इक्वल टू, इसको हमने i मान लिया जो यहाँ पे दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x और ये dx, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एम्प्लाइज i इज इक्वल टू, फिर से इसी को बाय प्रॉपर्टी लगाई इसमें ये वाली, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2
एक्स की जगह पे जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए था ना, तो ए माइनस एक्स हुआ, यहाँ पे एक्स है की जगह पे क्या होगा, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो पाई माइनस एक्स होगा। 0 टू समथिंग होना चाहिए, तो 0 टू ए, यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2, तो एक्स की जगह पे क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे मत रख देना dx, डी के साथ जो x होगा उसकी जगह पे नहीं रखना, क्योंकि उस विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, इसकी जगह पे नहीं रखना, ठीक है। हाँ, अब तो ये हो जाएगा, देखिए cos x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी है बाय प्रॉपर्टी दिस, प्लस cos x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, ओके। और ये dx, ठीक है जी, एम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है पता है आपको, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है भैया साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा क्यों होता है, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है इसलिए चेंज होता है, ठीक है, पाई बाई 2 पे चेंज होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है भैया। तो यहाँ पे थीटा की जगह x है बस, हाँ, तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स होगा, क्या होगा, साइन एक्स होगा, अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर cos एक्स होगा, प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इक्वल टू ये होता है, ये dx हो गया। इक्वेशन नंबर 2 मान लो भैया इसको, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो। नाउ यहां से देखना 1 प्लस 2 एम्प्लाइज, समीकरण 1 और 2, एक ये है 2 ये, लेफ्ट साइड में आई है, तो आई जुड़ के कितना हो जाएगा, आई प्लस आई बराबर 2i हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, इज इक्वल टू ये दोनों जोड़ दो, ये दोनों जोड़ दो, हाँ, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 दिस प्लस दिस, चलो पूरा ही जोड़ते चलो, हाँ, पाई बाई 2 cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अब इसको लिखो साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx, ठीक है जी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो इसको ऐसा जोड़ सकते हैं, क्योंकि लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, तो दो फंक्शन को एक साथ मर्ज कर दीजिए और इंटीग्रेशन की लिमिट एक ही लगेगी, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अब दिस प्लस दिस फंक्शन जुड़ेगा तो हर बराबर है साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पीछे प्लस है, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, तो हर में तो ये आएगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, हर में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, ठीक है जी। ऊपर क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन, इन दोनों को जोड़ दो तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखो या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो, एक ही बात है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है जी, ये हो गया, ओके, डीएक्स लगा दिया। अब देखिए आगे, देखो क्या इंटरेस्टिंग है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेम है दोनों, इससे कट जाएगा, बचा क्या, 1 बचेगा, 1 dx, क्या बचेगा, 1 dx बचेगा। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पे हटा करके यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है, चलो यहाँ पे कर रहे हैं, हाँ, ये देखिए इतना यहाँ पे है एम्प्लाइज। अब देखो 2i बराबर चल रहा था नहीं, देखो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx, ये था ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, dx 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ध्यान रखना इसका, हाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x के सापेक्ष अगर करते हैं तो ये x हो जाएगा, इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट लग गई 0 से पाई बाई 2। ये लिमिट कैसे लगती है, ये आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के डिटेल लेक्चर में आप देख सकते हैं, अगर नहीं पता तो, इज इक्वल टू अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट रखो मतलब पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखो मतलब 0, इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 बराबर पाई बाई 2 होता है। और यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ बटे में चला जाएगा तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा जी, 2 दूना 4 ना, तो i बराबर पाई बाई 4, और i बराबर क्या था, ये था एम्प्लाइज, i की जगह पे रख दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू पाई बाई 4, इसी को सॉल्व करना था, दिस इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया आंसर, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से इसको करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लिमिट
अगर आपको प्रॉपर्टी आ गई, पता दिमाग में प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि ऊपर नीचे सेम बनता है, प्रॉपर्टी लगाने से ऊपर नीचे सेम बनते हैं, तो उससे ये कट जाता है वन। वन का इंटीग्रेशन बड़ा सरल है, ये इसका तो होता नहीं भैया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कुछ नहीं, संभव नहीं है। तो क्या करें कि यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फंक्शन लाया जाए। तो प्रॉपर्टी लगाने से यहाँ पे वन बन जा रहा है, वन बन जाने से वन का इंटीग्रेशन तो सब सिंपल होता है, वो एक्स होता है, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं। इस प्रकार से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमने ये प्रॉपर्टी क्यों लगाई। ये प्रॉपर्टी इसलिए लगाई क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो संभव नहीं, और प्रॉपर्टी लगाने से हमारे पास इसकी जगह पे ये क्या आ गया, वन आ गया, और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। अब प्रॉपर्टी लिमिट लगाना इजी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, और रिलेटेड क्वेश्चन की अपने बुक से भी और क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी और प्रैक्टिस आप कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सी के क्वेश्चन पे। तो ये देखिए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे पिक फोटो दिख रहा होगा क्वेश्चन का। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। निम्न सारणी की सहायता से कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। सारणी दे रखी है, एक्स की वैल्यूज दे रखी है ऐसे में, फिर नीचे वाई की वैल्यूज। एक्स और वाई दो वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है जी, आपको कोटि सहसंबंध गुणांक या रैंक रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्ञात करना है। और वो क्या होता है? वो होता है r बराबर 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे और टेबल ऐसी बनाएंगे। देखो हमने क्या किया कि जो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज दे रखी थी पहले क्वेश्चन में, तो ऐसे में दे रखी है, इसको हमने खड़े में ऐसे कर दिया। हाँ, एक्स की वैल्यूज लिख दी, ये वाई की दो वेरिएबल है ना, वाई की वैल्यूज लिख दी। अब उसके आगे और क्या क्या टेबल चाहिए वो डिपेंड करता है फॉर्मूले से। फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगली टेबल और क्या क्या हमें चाहिए। तो फॉर्मूला लिख देंगे, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर करके लिख सकते हैं आप। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, आर मतलब रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आर से डिनोट करते हैं, कोटि सहसंबंध गुणांक को आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है जी, और वो होता है आर बराबर कोटि सहसंबंध गुणांक आर बराबर होता है 1 - 6 इंटू समेशन डी आई का स्क्वायर, या डी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है केवल फॉर्मूला, और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है जी, तो अब ये देखिए यहाँ पे हमें n चाहिए और d स्क्वायर चाहिए, मतलब समेशन d स्क्वायर चाहिए। तो n क्या होगा भैया? देखो n तो होता है नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n है आपका 12, चूंकि यहाँ पे आपका n कितना है जी, 12 है, मतलब आंकड़े कितने हैं, 12। x की वैल्यूज कितनी दे रखी है, यहाँ पे 12 है, y की भी उतनी होगी, बराबर होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो n बराबर तो हो गया 12। जितने आंकड़े दे रखे होते हैं x के हों या y के, दोनों के बराबर होते हैं, तो n बराबर 12 हो गए। ठीक है जी, अब हमें डी चाहिए, और देखिए डी जो होता है ना, मैं रफ में देख डी बराबर होता है R1 - R2। डी बराबर जो होता है ना इसमें R1 - R2 होता है। R1 जो होता है वो पहला जो वेरिएबल होता है x वेरिएबल, हाँ पहला x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल। ठीक है, R1 जो होता है x वेरिएबल की रैंक होती है, और R2 जो होता है y वेरिएबल सेकंड वाले वेरिएबल की रैंक होती है। ठीक है, अब वो रैंक कैसे निकालनी है ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमें डी चाहिए तो पहले हमें R1 और R2 चाहिए होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, R1 चाहिए, वो उसके लिए हम एक कॉलम ये बना दिया, और हमें R2 भी चाहिए, उसके लिए हमें ये वाला कॉलम एक और बना दिया। ठीक है जी, अच्छा R1 क्या होगा, देखो यहाँ पे देखेंगे R1 जो होगा वो x वेरिएबल की जो वैल्यूज दे रखी है उनसे बनेगा। R1 की जो टेबल है वो x वेरिएबल से बनेगी, और R2 की टेबल y वेरिएबल मतलब सेकंड वाले वेरिएबल से बनेगी। ठीक है, अब x वेरिएबल से रैंक कैसे लिखे, R1 मतलब रैंक है, हाँ रैंक है, रैंक लिखनी है। x वेरिएबल के जो डाटा दे रखे हैं ना, इनकी रैंक लिखनी है। तो जो सबसे बड़ा डाटा होगा उसकी रैंक फर्स्ट होगी,
भाई जिसका सबसे ज्यादा नंबर होंगे फर्स्ट होगा ना क्लास में। हाँ ऐसे ही। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें गलती मत करना, इसमें आप लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पे बड़ा सबसे बड़ा 66 है, लेकिन आप 60 को इसको मिस कर देते हैं देखने में और 60 की जगह 1 लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते। देखो सबसे बड़ा कौन सा इसमें, 6 वालों में 6 वालों में 6 6 7 वाला तो कोई है नहीं, 70 से प्लस मतलब, तो 66 60 और 64 6 वाले ये हैं। हाँ तो और नहीं कोई, देखिए। और इसमें सबसे बड़ा 66 है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी भैया। अब उसके बाद 66 से थोड़ा छोटा की तरफ जाओ। हाँ ये हो गया, टिक भी करते जाओ, क्या हुआ। हाँ 60 और 64, तो 64 थोड़ा सा छोटा है, ये और छोटा है, तो सेकंड रैंक में ये आ गया जी। और इसको टिक कर दो, फिर 60 को टिक कर दो, थर्ड रैंक इसकी आ गई जी। ठीक है जी। 60 के बाद अब 5 वालों में जाओ। 5 वाले कौन कौन से हैं, 50 है जी, और आपका 85 है ना, बस। हाँ 85 है, तो इसका मतलब हाँ इसको ऐसे देखना पड़ता है कि 6 से शुरू होने वाले कौन सा है, दही का अंक 6 किसका है, तो 3 का था, तो इनमें 1 2 3 हो गया। अब 50 से शुरू होने वाले मतलब 5 से शुरू होने वाले, हाँ 5 दही का अंक 5 किसका है, केवल इसका है, तो ये चौथी रैंक इसकी हो जाएगी। 3 के बाद 4 है ना, तो चौथी रैंक इसकी हो जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद 4 पे चलते हैं। 4 में 40 भी है जी भैया, 45 भी है, 41 भी है, 43 भी है, 42 भी है और 46 भी है। देखो देखो ना, हाँ तो 46 सबसे बड़ा है इसमें, देखो। हाँ तो इसका मतलब 4 के बाद रैंक क्या आ गई, 5 आ गई जी। 4 के बाद रैंक क्या आ गई, 5 आ गई जी। और उसके बाद देखो आप 45 है जी, देखो। हाँ ध्यान से देखना, 45 है, इसके बाद रैंक हो गई 6 हो गई जी। अब 45 के बाद ध्यान से ऐसे देखना पड़ेगा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। 45 के बाद 42 43 और कहाँ है 4, हाँ ये, हाँ बहुत है भाई 4 वाले ना, ये 4 भैया। अभी 43 भी है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। हाँ 43 भी है, 42 भी है, 41 भी है और 40 भी है, तो इसका मतलब 43 पे चलते हैं। हाँ 43 पे, 43 की रैंक हो गई आपकी 7, 6 के बाद 7 है ना। फिर उसके बाद क्या है, 42 8 रैंक इसी कर दो, 41 9 रैंक इसी कर दो, और 40 10 रैंक इसी कर दो। ठीक है जी। 4 4 और 4 ये भी हो गया, सब हो गए। ये सब निपट गए, टिक वाले सारे हो गए, ये हो गए। अब ये बचा और ये बचा, बस यही तो बचे ना। तो 10 तक रैंक हो गई। अब देखो 3 से शुरू होने वाले केवल 34 है भैया, तो 11 रैंक इसकी हो गई। हाँ फिर उसके बाद 2 से शुरू होने वाले केवल 22 है, इसकी 12 रैंक हो गई। बस 12 आंकड़े थे, तो भैया इनकी रैंक R1 हो गया। ठीक है जी। R1 क्या है, एक्स के वेरिएबल की रैंक। ठीक है, वो हो गया। अब R2 पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 से शुरू होने वाले भी हैं, 8 से भी है कोई नहीं, 8 से कोई नहीं। 7 से शुरू होने वाले 2 हैं, 75 और 72, तो रैंक पहली रैंक किसकी होगी, इसकी होगी। देखो अगर मैं गलती कहीं पे हो सकता मैं भी गलती कर लूं, तो आप कमेंट में बता दीजिए सर ये गलती हुई आपकी। हाँ ओके, 75 उसके बाद 72, सेकंड रैंक इसकी होगी। ठीक है, अब चलते हैं 6 पे शुरू होने वाले हैं कोई, क्या नहीं है, 6 से कोई शुरू नहीं है। अब देखो 5 से शुरू होने वाला है कोई, 5 से ये है भैया 57, तो इसको रख दो तीसरी रैंक। ठीक है जी। अब उसके बाद 4 से शुरू होने वाले, एक 41 है और एक 45 है और एक 40 है, 3 है। हाँ 40 45 और 41, तो ये 45 बड़ा है ना, तो चौथी रैंक इसकी होगी। फिर चौथी के बाद 5वीं रैंक 41 वाले की होगी और छठी रैंक आपकी 40 वाले की होगी। ठीक है जी। अब 3 से चलते हैं, 3 में बहुत है भैया यहाँ पे। हाँ ध्यान रखना, हाँ इसका गलती मत कर देना। 40 वाले हो गए, 4 भी टिक कर दो, ये भी टिक कर दो और ये भी टिक कर दो। ठीक है जी। तो ये 3 नीचे के खत्म। अब बचा इससे ऊपर, इससे नीचे अब देखना बंद कर दो। अब इससे ऊपर देखो 34, ये हाँ 3 वाले ये और ये 36 है भैया। 3 में सबसे बड़ा 36, 30, 33 और 34 32। हाँ सबसे बड़ा 36 है ना, तो रैंक क्या है, 5 के 6 भी हो चुका है भैया। हाँ 6 के बाद 7 है, गलती मत कर देना। हाँ 6 के बाद 7, तो 36 हो गया। उसके बाद ये भी इससे ऊपर चलो, अब इससे नीचे सब टिक हो चुका है। 34 है भैया। हाँ 34 है, तो 7 के बाद 8 रैंक आ गई जी। उसके बाद 33 है, 9 रैंक आ गई जी। उसके बाद 32 है, 10 रैंक आ गई जी इसकी। हाँ और उसके बाद 30 है, 10 के 11 रैंक आ गई जी इसकी। ठीक है जी। तो 30 33 34 32 हो गया जी सारे। अब क्या बचा, केवल 12 बचा ना, इसकी रैंक 12 हो जाएगी। हाँ 12 की रैंक 12, वाह क्या गजब है भाई, 12 की रैंक 12 आ गई। हाँ ठीक है, तो ये R1 हो गया, ये R2। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखना। गलती 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, गलती ना करना आप। हाँ इसीलिए मैं आराम से बता रहा हूँ एक एक करके।
अब देखो भैया हमें क्या चाहिए, डी आई का स्क्वायर चाहिए, तो पहले डी आई निकालना पड़ेगा ना भाई, है ना। तो डी आई निकालो पहले। डी आई मतलब होता है आर वन माइनस आर टू। डी आई मतलब होता है आर वन माइनस आर टू। आर वन में से आर टू हटाओ, देखो आर वन माइनस आर टू, 3 में से 1 गए 2 बचता है, 11 में से 10 गए 1 बचता है, 10 में से 8 गए 2 बचता है, 4 में से 6 गए माइनस का 2 बचता है, 6 में से 4 गए 2 बचता है, 9 में से 9 गए 0 बचता है, 12 में से 12 गए 0 बचता है, 7 में से 11 गए 7 और 4 11 माइनस का 4 बचता है, 8 में से 7 गए 1 बचता है, 1 में से 2 गए माइनस का 1 बचता है, 2 में से 5 गए माइनस का 3 बचता है। अगर कहीं से गलती होगी मुझे बता देना। हाँ 5 में से 3 के 2 बचता है, ठीक है जी, ये हो गया डी आई। अब हमें डी आई का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, डी आई का स्क्वायर चाहिए। तो 2 का स्क्वायर डी आई जो भी है उसका स्क्वायर कर दो यहाँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 का स्क्वायर 4 16 होता है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 3 के 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है जी। अब इनको जोड़ भी दो भैया। अब जब इनको जोड़ेंगे ना तो जो यहाँ पे आएगा वो आपका क्या होगा, समेसन डी आई का स्क्वायर होगा। डी आई स्क्वायर लिख दिया हमने। अब समेसन डी आई स्क्वायर मतलब जितने भी डी आई दे रखे उनका सम कर दो, जोड़ दो। हाँ देखो 4 और 1 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17 17 और 17 और 16 16 दूना 32 और 1 33 33 और 1 34 35 35 और 9 9 और 5 14 44 44 और 4 48 48 हो गया भैया। ये है आपका समेसन डी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ठीक है जी। तो समेसन डी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 आ गया जी, ये भी आ गया, एन भी लिख दिया। अब चूंकि एन बराबर 12 है और समेसन डी आई का स्क्वायर बराबर 48 है, देयरफॉर आर बराबर 1 माइनस दिस, तो एम्प्लाइज आर बराबर 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी आई का स्क्वायर कितना आया भैया 48 आया, अपॉन एन कितना है 12, ब्रैकेट में एन 12 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो बस, अब तो हो जाएगा 1 माइनस अब देखो 6 इंटू 48, अच्छा चलो इससे ऐसा भी कर सकते हैं आप, 6 इंटू 48 अपॉन में 12 इंटू 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 गुना 12, हाँ 12 12 में 144 होता है, 144 में से 1 घटा दो तो 143 बचेगा, ठीक है जी। 6 में से 12 घट 6 दूना 12, ठीक है जी। 2 से 48 काटो तो 2 दूना 4 और 2 चौको 8 24 होगी, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 24 बटे 143, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो 24 को डिवाइड करो 143 से। अब इसका क्या है कि आप डिवाइड करने में लगोगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो आपको सिंपल कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड होता है, वो आप लेके जाइए और उस तक से आपका 24 डिवाइडेड बाई 143 करो और जो भी आपका आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा और उसमें से उसको घटा देंगे तो आपका वो भी आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे करके देखा है कि 0.16 आ रहा है, ठीक है जी, 0.16 आ रहा है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। अब एक में से 0.16 घटा तो इसको भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं, नहीं तो फिर 1.00 और 0.16 करेंगे, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 1 गए 8, तो 0.84 आपका आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जो भी आर की वैल्यू आती है वो -1 और 1 के बीच आनी चाहिए, -1 और 1 के बीच आनी चाहिए, -1 और 1 भी आ सकती है और उनके बीच भी, अगर 1 आर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। -1 से लेकर 1 तक हो सकती है आर की वैल्यू, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, -1 से छोटी भी नहीं हो सकती, ठीक है जी। कोरिलेशन का ये विशेष ध्यान रखना कि आर की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच वेरी कर रही है तो समझो कि आपका आंसर सही है, ठीक है जी। तो 0.84 इसके बीच है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने टॉपिक से कर लीजिएगा और नीचे डिटेल लेक्चर जरूर देख लीजिए इसका, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। डिटेल लेक्चर में आपको एक रैंक सेम वाला भी मिलेगा और डायरेक्ट रैंक दे रखी होगी तब वो वाला भी मिलेगा, तो आपकी और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ उनको भी कर लेंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, डिटेल लेक्चर भी देख लीजिए। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्पसन 1/3 का और गामा फंक्शन। तो लगभग 24-25 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको नेक्स्ट लेक्चर में करूँ, क्योंकि इसमें भी लगभग आधा घंटे से ऊपर लग जाएगा दोनों क्वेश्चन में, है ना। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसको, ठीक है। इसको और नेक्स्ट लेक्चर का जो इसके बाद जिसमें हम सिम्पसन 1/3 और गामा फंक्शन करवाएंगे स्टूडेंट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके नेक्स्ट लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो लाइक कर दिया करो, लाइक का तो पैसे नहीं जाता, आपको फ्री में लेक्चर घर पे मिल रहे हैं, तो लाइक का बटन दबाने में क्या जा रहा है, लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो प्रॉब्लम होती है कमेंट में कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।